नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में बात करते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं ताकि हमारे किसान इनके बारे में अवेयर हो सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें मिल सके। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे संरक्षित खेती की, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। कैसे संरक्षित खेती से हमारे किसान प्राकृतिक आपदाओं से अपने फसलों को बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। आपको बता दें कि आज के दौर में इसे काफी लोकप्रिय माना जा रहा है और किसान बढ़ चढ़कर इसे अपना रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से बनाई जा रही संरचनाओं में खेती की जाती है ताकि विपरीत स्थितियों में भी फसलों को बचाया जा सके। जैसा कि हम बता रहे हैं कि संरक्षित खेती यानी पौधों को इसमें संरक्षण दिया जाता है। तो कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, कौन कौन सी फसलें इसमें ली जा सकते हैं, सरकार कैसे कृषि अवसंरचना कोष में इसे ज्यादा तरजीह दे रही है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका उनसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और हमारे साथ डॉक्टर पी के सिंह है, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। और हमारे साथ शिवेंद्र सिंह है जो कि एक सफल किसान है और साथ ही व्यवसायी भी हैं। किस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को अपनाया है, संरक्षित खेती से कैसे वो लाभ कमा रहे हैं और मार्केट को समझना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इन तमाम बातों पर वो हमें जानकारी देंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें और संरक्षित खेती के बारे में और विस्तार से आपको बताएं। अगर आप हमें देख रहे हैं और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप अपनाना चाहते हैं, तो पूरा कार्यक्रम हमारा ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। भारत तेजी से उन्नति के पद पर आगे बढ़ रहा है और इसमें खेती किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सच कहें तो भारत का आधार ही हमारे किसान हैं। खेती किसानी की बात करें तो पॉली हाउस आज एक ऐसा शब्द है जिसे अब सभी समझते और जानते हैं। असल में ग्रीन हाउस यानी हरित गृह का ही एक ऐसा सस्ता लेकिन उतना ही कारगर विकल्प है पॉली हाउस, जिसे हम संरक्षित खेती भी कहते हैं। संरक्षित खेती में किसान पौधों के अनुसार वातावरण में बदलाव करके साल भर बेमौसमी सब्जियों और फूल आदि का उत्पादन कर सकते हैं। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों को जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। पॉली हाउस निर्माण के लिए सरकार 50% सब्सिडी भी देती है और निर्माण के लिए प्रशिक्षित कारीगरों को भी भेजती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, नेट हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल जैसी कई संरचनाएं आती हैं। पॉली हाउस के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे पॉली हाउस बनाने के लिए सही स्थान का चयन, क्षेत्र प्रदूषण रहित हो, पानी का जमाव ना हो और जहां आसानी से पहुंचा जा सके। पॉली हाउस में खेती करने के अनेक लाभ हैं, जैसे खराब मौसम, बारिश तथा जानवरों से फसल सुरक्षित रहती है। फसल की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक होती है और साथ ही कम जमीन में सालाना लाखों रुपए की कमाई करके अच्छी गुणवत्ता वाली उपज ली जा सकती है। पॉली हाउस में सब्जी या फल जो भी उगाया जाता है उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उस उत्पाद का बाजार में बेहतर भाव मिलता है। छोटे किसान समूह में रहकर पॉली हाउस संरचना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही पॉली हाउस रोजगार सृजन में भी काफी कारगर साबित हो रहे हैं। खुले में खेती करने के कुछ जैविक और अजैविक खतरे होते हैं जो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जैविक खतरे यानी पौधों को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसी तरह अजैविक खतरों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, बहुत ज्यादा गर्मी, बारिश का ना होना या बहुत ज्यादा बारिश होना शामिल हैं, जो हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। इन सब परिस्थितियों में संरक्षित खेती काफी मददगार और कारगर साबित होती है। पॉली हाउस विधि का उपयोग संरक्षित खेती के लिए किया जाता है, क्योंकि इस विधि के द्वारा पर्यावरण की जलवायु को नियंत्रित करके किसी भी मौसम में कोई भी फसल ली जा सकती है। इसलिए आजकल बाजार में हर मौसम की सब्जी आसानी से मिल जाती है।
इस तरह की खेती के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना तैयार की जाती है, जिसके अंदर किसान स्वस्थ पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। जिन किसानों के पास कम जमीन है वो भी संरक्षित खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में भी पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। संरक्षित खेती करने से पहले किसान अपनी मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराएं। साथ ही संरक्षित खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी जरूर लें। किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको अलग अलग संरचनाओं के बारे में जानकारी दी। देखने में सुनने में लगता है कि ये बहुत कठिन होगा, लेकिन आज का कार्यक्रम देखने के बाद आपकी ये धारणा बदल जाएगी और आप भी इसे अपनाने की सोचेंगे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर हसन, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अभी अपने रिपोर्ट में भी दिखाया लो टनल, पॉली हाउस, किस तरह की संरचनाएं हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। तो देखने में लगता है कि काफी कठिन होगा। कितना सरल इसे बना दिया गया है किसानों के लिए, सरकार की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, आज के समय में किस तरह की स्थिति है? देखिए, संरक्षित कृषि जो खेती प्रौद्योगिकी है, ये एक आधुनिक तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के अंदर खास करके उद्यानिक फसलें हम ले सकते हैं। और इसमें खास करके जो उद्यानिक फसलें हैं, चाहे वो सब्जी है, फल है, फूल है, इसकी खेती सालों भर की जा सकती है। इस तरह की जो संरचनाएं हैं, जिसे मुख्यतः आजकल तरह तरह का नाम होता है, जैसे ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट है, इसका उपयोग किया जाता है इसमें। इस तरह की जो संरचनाएं हैं ये मुख्यतः जीआई पाइप से बनाई जाती हैं और ये एक घर के तरह होता है। और इसमें हम जो इसकी जो मापदंड है वो 1000 वर्ग मीटर से लेकर के 4000 वर्ग मीटर का जो मॉडल है वो खास करके हमारे देश में किसानों के बीच में प्रचलित है। छोटा मॉडल 100 वर्ग मीटर से लेकर के 500 वर्ग मीटर तक पहाड़ी इलाकों में भी प्रचलित है जी। इस तरह की जो संरचनाएं हैं इसको मुख्यतः जीआई पाइप से बनाया जाता है। लगभग 6 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और इस तरह की संरचनाओं को जीआई पाइप में तरह तरह के हम जो पाइप होते हैं, राउंड पाइप, फ्लैट पाइप, इसका लेकर करके अच्छे तरीके से फाउंडेशन दे करके इसको एक अपने घर के तरह बनाते हैं जी। उसके बाद इसमें जो कवरिंग मटेरियल है जिससे हम इस तरह की संरचना को ढकते हैं, उसमें हम खास तरह की प्लास्टिक और नेट, शेड नेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कवरिंग मटेरियल है ये यूवी स्टेबलाइज्ड होती है, इसकी खास मोटाई होती है, इसकी एक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। और जो एक भारत सरकार की बॉडी है BIS, ये सभी BIS स्टैंडर्ड से गवर्नड है। तो अगर हमारे किसान भाई BIS स्टैंडर्ड को लेकर के, चाहे वो पाइप के लिए हो, चाहे वो कवरिंग मटेरियल के लिए हो, तो उसको लेकर के उपयोग करेंगे तो संरचना बहुत अच्छी सी बन जाती है। क्योंकि एक बार जब ये संरचना बन जाती है तो ये 25-30 साल तक आराम से चलती है। अच्छा, तो इतनी मजबूत होती है ये? इतनी मजबूत होती है। तो इसे काफी नए डिजाइन के द्वारा इसे काफी सरल बनाया जा चुका है, जिसे किसान भाई आराम से इसका इस्तेमाल कर सकें और इसका सालों भर सही तरीके से उपयोग कर सकें। जी बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 25 से 30 साल तक ये संरचनाएं चल सकती हैं और अच्छी इनकी लाइफ होती है। तो ये सोचने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि एक बार बना लिया तो बार बार उसको बनाना पड़ेगा। एक बार बनाने के बाद कई वर्षों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर पीके सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं तो ये लगता है कि सिर्फ शहरों के आसपास ही हो सकती है या फिर जो बड़े किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, व्यवसायी हैं, वो इसे कर सकते हैं। क्या हमारा छोटा किसान जो थोड़ा दूर रहता है, शहर तक इतनी आसान उसकी पहुंच नहीं है, क्या वो भी बेमौसम सब्जियां उगा सकता है? क्योंकि संरक्षित खेती को अगर हम समझे तो इसका मतलब यही है कि एक तो आप अपने फसलों को बचा सके मौसम की मार से, और बेमौसम यानी जब वो सब्जी बाजार में नहीं है तब उसे बाजार तक पहुंचाएं ताकि आपको ज्यादा लाभ हो। हाँ, देखिए अंजू जी, इसमें 2-3 चीजें हैं।
पहला तो एक कि जब आप संरक्षित खेती की बात करते हैं, जैसा कि डॉक्टर हसन ने बताया कि एक इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक अवयव है। दूसरा जो फसल प्रौद्योगिकी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस संरक्षित खेती का। और जो अगर हम कहें कि संरक्षित खेती इन दोनों का एक संगम है, एक होली मैरिज है इंजीनियरिंग और जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके। तो जैसा आपने कहा कि जो हमारा ग्रामीण वर्ग में जो लोग किसान हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, तो एक तो जो आपने कहा कि उन लोग अपना सकते हैं या शहर के किनारे के लोग हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जब आप पौधे को संरक्षित खेती में उगाते हैं तो सबसे पहले तो आप उसको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो जैविक हो अजैविक हैं, उनसे आप संरक्षण देते हैं, आपकी फसल सुरक्षित रहती है। दूसरा, आपकी जो फसल है उसका उत्पादन प्रति इकाई, जो आपकी जमीन की उत्पादकता है प्रति इकाई, आपको उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है। और तीसरी चीज है कि जो गुणवत्ता है आपके उत्पाद की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आपकी फसल सुरक्षित है, उसका उत्पादन अधिक है, उसकी जो उत्पादकता की अवधि ज्यादा है, तो टोटल आपका उत्पादन ज्यादा हो गया और उसकी गुणवत्ता अधिक है, तो आपको बाजार में जो बाजार मूल्य है ओब्वियसली वो ज्यादा हो जाता है और किसान को हमारे ज्यादा मूल्य मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो संरक्षित खेती में एक हमारा नर्सरी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक हिस्सा है। जो नर्सरी उत्पादन हम करते हैं, चाहे वो सब्जियों की करें, फूलों की करें या फलों की नर्सरी, अगर संरक्षित क्षेत्र में आप करते हैं तो चाहे हमारे ग्रामीण नवयुवक हैं या जो हमारे अर्बन पेरी अर्बन के इलाके में रहने वाले नवयुवक हैं, कोई भी है, वो इससे बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक प्रशिक्षण का आपने जिक्र किया, तो जैसे जो लोग किसान भी अगर वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आजकल हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो गया है, तो वो अपने के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे आसपास में उनका इस राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय है उसकी मदद ले सकते हैं। और नहीं तो हमारा जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में स्थित है, तो हम लोग भी समय समय पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि संरक्षित खेती से संबंधित होते हैं उनको कराते रहते हैं। तो कोई भी इच्छुक किसान जो है वो हमारे संस्थान से, हमारे केंद्र से संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। जी जी बिल्कुल। और इसके लिए तो अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है ताकि जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती थी, समस्याएं होती थी, वो दूर की जा सके। शिवेंद्र जी हमारे साथ हैं, एक सफल किसान है, व्यवसायी भी हैं और ये पॉली हाउस में खेती के लिए जाने जाते हैं। शिवेंद्र जी, आप अपने अनुभव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से इसकी शुरुआत की, कहाँ से ये आपके मन में सोच पैदा हुई या आइडिया आया कि हाँ मैं इस तरह की खेती करूँ? जी 2017 में जब हमने इस खेती की शुरुआत की तब बहुत कम था कि इंडिया के अंदर लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस कल्टीवेशन था भी तो वो ज़मीन में था। हमने आने के बाद ज़मीन के अलावा कोकोपीट में और हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भी खेती करना शुरू किया। जब हमें पता चला कि जो अभी किसान है उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ना ही अपने माल को हर सीज़न में उगा पाता है, और जब वो उगाता है तो उसको वैल्यू बहुत कम मिलती है, यानी उसकी प्राइस उसको मार्केट में बहुत कम मिलती है। और उसके अलावा जो बदलाव आ रहे हैं, मौसम में बदलाव है, पानी की कमी हो गई है, ज़मीन भी धीरे धीरे आप देखेंगे तो फर्टिलिटी कम हो रही है और उसके अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ता जा रहा है जी। इन सभी चीज़ों का समाधान हमें लगा कि हम अगर इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि हम संरक्षित खेती में अगर इसको करेंगे तो ये सारी समस्याओं से पूरी तरह नहीं पर 90% हमें समाधान मिल सकता है। और वही हमने किया। पहले हमने 2017-18 में पहले हमारा छोटा एक पायलट प्रोजेक्ट किया, एक छोटा ट्रायल किया। जब हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है और इसको हम आगे और भी किसानों में या और भी लोगों में फैला सकते हैं, तो हमने इसको आगे कमर्शियली फैलाना शुरू किया एक कंपनी के थ्रू। और आज हम 5 साल हमें हो गए हैं करते हुए, और 5 साल में हमें करीब 80 एकड़ ज़मीन में हम संरक्षित खेती कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो 80 एकड़ ज़मीन में संरक्षित खेती आप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं हो, जैसे कि आपने बताया कि 2017 से इसकी आपने शुरुआत की और अब ऐसी स्थिति में है कि एक सफल किसान के तौर पर ये जाने जाते हैं। कई युवा इनको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बस एक बार हिम्मत करने की ज़रूरत है, थोड़ी ट्रेनिंग ले, थोड़ी जानकारी आप इकट्ठी करें और बिल्कुल इस दिशा में आगे बढ़ जाए।
मूर्तिजा जी, मैं आपसे अब समझना चाहूँगी, जैसे कि हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जब हमारा किसान इसके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक जो हम अक्सर तस्वीरें भी देखते हैं, चाहे टेलीविजन हो, कि फूल दिखाई देते हैं, सब्जियां दिखाई देती हैं, यानी उसे लगता है कि गिनी चुनी चीज़ें ही हैं जो कि इस तरह की खेती के लिए उपयुक्त हैं। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? संरक्षित खेती जो है आजकल, ये बहुत ही इसके नए नए आयाम हो गए हैं। इसमें बहुत तरह के फसल हो गए हैं, और जैसा शिवेंद्र ने कहा अभी कि इसमें बहुत सारी आधुनिक चीज़ आ गई है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, सॉइललेस है, बहुत सारी चीज़ आ गई है। और हमारे फसल के एक्सपर्ट डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि तरह तरह के फसल ले रहे हैं, तो फसल भी बहुत सारे हैं। वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स आ गई हैं, फूल भी है, नर्सरी भी आ गई है इसमें, तो बहुत सारे। इस सबसे इन चीज़ों का जो शुरुआत होता है, वो सबसे ज़रूरत चीज़ ये होती है कि किस तरह की आप संरचनाएं हैं और आप कहाँ लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा उसका क्षेत्रफल होता है। तो किसान भाई जब भी इसकी शुरुआत करें तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी वो इस पर शुरुआत करें तो वो उसको चाहें कि एक इसको तो पहले कि क्लस्टर के रूप में ये पाया गया है कि खास करके खुद ना कर करके 8-10 लोग मिल के करें। तो ये जो क्लस्टर अप्रोच है, ये खास करके संरक्षित कृषि में बहुत ही सक्सेसफुल पाया गया है। दूसरी बात कि हर चीज़ की शुरुआत साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। उसमें हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में यही चीज़ के लिए मदद करते हैं किसान को, कि किसान कैसे साइंटिफिक तरीके से शुरू करे। इसका अर्थ ये होता है कि जो संरचनाएं हैं वो उसकी डिज़ाइन सही हो, जो उसका ओरिएंटेशन सही हो, किस डायरेक्शन में बना है, और फिर वहाँ पर जितनी भी संबंधित चीज़ है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, और जितने भी उत्पाद होने वाले हैं उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौन कौन सी चीज़ जांच करानी है इनको, ये सब बातों का किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो इसकी शुरुआत अच्छी होगी। और जैसा फिर शिवेंद्र ने कहा कि एक बार शुरुआत अच्छी हो जाती है तो इसके नीचे से लेकर के ऊपर तक अलग अलग बहुत तरह के मॉडल्स हो गए हैं। जी, जी, जी। और सरकार की स्कीम हर तरह की इसमें आ गई है। और जो नया आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया है, उसके तहत जो इसके नए आयाम हैं उसमें क्लस्टर के रूप में जो भी व्यवसायी हैं किसान, उनको काफ़ी मदद मिल रही है। और मैंने देखा था कि लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर में। तो अगर किसान भाई इसको अच्छे से करे तो हर लेवल पर किसान भाई को ध्यान ये रखना है कि उनकी शुरुआत अच्छी हो। और जैसा डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि हर जगह आजकल कृषि विज्ञान केंद्र है, तरह तरह की अनुसंधान केंद्र है, तो किसान भाई वहाँ जानकारी लेकर के इसकी सही शुरुआत करें और एक DPR बना लें, जिसके हम बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या करना है, कैसे उगाना है, कैसे करना है, तो अगर वो ये सब काम करेंगे तो ये इस तरह की खेती बहुत ही उपयोगी है। जी डॉक्टर सिंह, अगर अभी हम प्रचलित बात करें तो किस तरह की फसलें प्रचलित हैं अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में? देखिए अंजू जी, जो मुख्यतः है वो उनमें हम चेरी टमाटर है, रंगीन शिमला मिर्च है और बीज रहित खीरा। ये तो हमारी 3 मुख्य फसलें हैं जिनको कि हम संरक्षित उसमें खेती में लगाते हैं। जी जी। और इसके अलावा हम जो स्पेशलिटी मेलन्स हैं, लेकिन इसमें जो भी किसान भाई हैं और इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो संरक्षित फसलें हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे आप देखें टमाटर जो है अगर आप खुले खेत में लगाते हैं तो 3.5 से 4 महीने की फसल होती है। लेकिन जब आप संरक्षित खेती करते हैं टमाटर की या चेरी टमाटर की तो वो 10 से 11 महीने की आपकी फसल होती है। तो इसलिए दोनों की प्रजातियां बिल्कुल अलग होती हैं। जो प्रजातियां हम संरक्षित खेती में इस्तेमाल करते हैं वो अनियमित बढ़वार वाली होती हैं, वो लगातार बढ़वार करती रहती हैं और उनकी ऊंचाई जो है वो करीब 3 मीटर से ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह जो रंगीन शिमला मिर्च है उसमें जो रंग जो आता है, चाहे वो लाल हो या पीला हो, आजकल चॉकलेट कलर भी आने लग गया है, सफ़ेद रंग भी आता है, तो उनका जो रंग जो विकसित होता है वो संरक्षित संरचनाओं में बेहतर विकसित होता है। और जब हम खुले खेत में करते हैं तो उसमें जो जैविक अजैविक कारक हैं उनकी वजह से हमारी फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और उसकी गुणवत्ता कमजोर रहती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो अनियमित बढ़वार वाली फसलें हैं वो किस्में हैं उनका हम इस्तेमाल करें। तीसरा जो बीज रहित खीरा है, अगर आप संरक्षित खेती करते हैं खीरे की और उसमें बाहर उगने वाली प्रजाति लगा देते हैं, पौधा तो चलेगा लेकिन उसमें फल नहीं बनेगा, क्योंकि संरक्षित खेती के अंदर कोई कीट पतंगा नहीं होता है
तो इसलिए परागण की समस्या होती है। जब परागण नहीं होगा तो आपका फल नहीं बनेगा। इसलिए इसके लिए जो बिना बीज वाली, जिनको हम कहते हैं गाइनोसियस हाइब्रिड्स हैं, वो पार्थेनोकार्पिक गाइनोसियस हाइब्रिड्स, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नर फूल नहीं आता है और हर गांठ पे मादा फूल आता है और उससे फल बनता है। तो हम उन किस्मों का इस्तेमाल करें। एक उदाहरण के तौर पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और विशेषकर हमारा जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है, यहाँ से कुछ ऐसी किस्में विकसित हुई हैं जो कि बहुत सस्ती हैं। जैसे अगर आप बाजार में विदेशी कंपनियों की जो खीरे की प्रजातियां आती हैं, आप उनका बीज लेते हैं तो 6 रुपए से लेके 10-11 रुपए तक का एक दाना पड़ता है। तो बहुत महंगा बीज होता है। लेकिन हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक पूसा पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6 के नाम से एक प्रजाति है, जो आपको लगभग 2 रुपए में उसका बीज उपलब्ध हो जाता है और एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है वो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खीरे के लिए। बिल्कुल, ये आपने अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो प्रजातियां हैं वो भी अलग होती हैं। जो आप पारंपरिक तौर पर ले रहे हैं किस्में, जरूरी नहीं है कि वो पॉली हाउस में भी काम करें, और इसी तरीके से पॉली हाउस की जो प्रजातियां हैं वो खुले खेत में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी, उतना अच्छा परिणाम नहीं देगी। शिवेंद्र जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किन किन फसलों को लेते हैं अभी, कौन कौन सी फसलें हैं जो कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसकी आप कर रहे हैं अभी? जी अंजू जी, शुरुआत हमने की थी कुछ 5 फसलों से। जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया कि जो क्यूकुम्बर है और शिमला मिर्च है, जो कलर शिमला मिर्च है, और टमाटर, चेरी टमाटो के अलावा भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, उससे हमने शुरुआत की थी। लेकिन आज हम करीब 65 तरह की अलग अलग वैरायटी ग्रो करते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जॉटिक वेजिटेबल भी होते हैं, जैसे लेट्यूस है, या बहुत सारी हर्बल वेजिटेबल्स हैं जैसे थाइम, ऑरिगेनो, बेसिल, ये हम ग्रो करते हैं। और अब हम जो नए, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने गुड़गांव के अंदर सैफरॉन भी ग्रो किया है। हालांकि अभी हमने उसको कमर्शियल स्केल पर नहीं किया, बट हमने उसका ट्रायल करके उसको ग्रो किया, और ब्लूबेरी और सैफरॉन हमने ग्रो किया। तो अभी हम 65 तरह की अलग अलग वैरायटी, मतलब आप बता रहे सैफरन भी इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किया जा सकता है? जी जी जी, केसर हमने गुरुग्राम से हैं आप? गुरुग्राम में संभव है? जी जी, गुरुग्राम में पहले हमारे यहाँ माना जाता था कि जो सैफरॉन है वो कश्मीर से ही आएगा और कहीं ग्रो नहीं हो सकता है, लेकिन संरक्षित खेती में वो भी पॉसिबल है और वो हमने किया है। उसके अलावा ना सिर्फ गुरुग्राम में, हम अभी 12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, यानी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और कई अदर स्टेट्स में हम लोग ग्रोइंग कर रहे हैं। तो सभी जगह पे, हालांकि सब जगह पर अलग अलग किस्म होती हैं और अलग अलग ज़रूरतें होती हैं पौधे की, पर अगर आप थोड़ा उसको ध्यान दें, थोड़ा समझें, तो आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं कहीं पे भी। ये सभी 65 तरह की 65 तो हमने किए, हालांकि और भी वैरायटीज की ग्रो की जा सकती है। बिल्कुल। तो शिवेंद्र जी, ऐसा कि बता रहे हैं कि किस किस तरह की फसलें वो ले रहे हैं, और इसमें उन्होंने केसर का भी जिक्र किया है। प्रवीण जी, क्या केसर किया जा सकता है? क्या ये संभव है कि आप गुरुग्राम में केसर पैदा कर लें? देखिए अंजू जी, जैसा कि शिवेंद्र जी ने बताया कि संरक्षित संरचना में वो केसर कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने कई बार उसको, जो हमारी एक जगह बायोटेक्नोलॉजी लैब में पोस्टेड था बीकानेर में, हम लोगों ने वहाँ भी कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाता। मुझे लगता है शिवेंद्र जी शायद सैफरान को वो सैफ्लावर से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो जी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि वो विभिन्न तरह की जो पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल उगा रहे हैं, जैसे थाइम की उन्होंने बात की या रॉकेट की बात की, तो पत्तेदार सब्जियां हैं जिनकी एक लंबी रेंज है, जो विदेशी सब्जियों में जिनकी श्रृंखला में आते हैं, उनको आप आराम से उगा सकते हैं। लेकिन जो भी किसान भाई हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको पहले उसका बाजार जरूर निश्चित कर लेना चाहिए। जी जी, शिवेंद्र जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमने जैसे ट्रायल किया है, जिसमें कमर्शियली हम उसको नहीं कर रहे हैं अब। और जैसे कि डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसी भी फसल को करने से पहले उसकी मार्केट देख लें और उसकी कॉस्ट देख लें कि उसको उगाने में क्या कॉस्ट आ रही है। आप संरक्षित खेती में 100 से ऊपर और 200 से ऊपर वैरायटी के क्रॉप उगा सकते हैं, लेकिन सभी कमर्शियली वायबल शायद ना हो और सभी को मार्केट में वो कॉस्ट ना मिल पाए, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से शिवेंद्र जी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग फसलों को लेकर। नहीं, ठीक है। संरक्षित खेती देखिए एक संरचना है,
और इसके अंदर जो इसके बहुत सारे आयाम हो गए, चाहे आप इसमें मिट्टी में करें, मिट्टी रहित आ गई है, इसमें हाइड्रोपोनिक्स आ गई है, एरोपोनिक्स आ गई है, सॉइललेस है, वर्टिकल आ गई है, तो तरह तरह की चीज़ है। और इन सभी चीज़ों में बहुत तरह की फसलें, जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बहुत तरह की फसलें हैं आजकल, और इस पर हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारे केंद्र पर काम हो रहे हैं। तर बहुत सारी सब्जियां हैं, और तो लेकिन ये ज़रूरी है कि आप देख लें कि किस चीज़ को जो ग्रो करना है, एक तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि तभी वो अच्छे तरीके से आप ग्रो पाएंगे, क्योंकि आपको जो भी चीज़ आप ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर आपको उस तरह का माइक्रो क्लाइमेट, उसी तरह का जो उस पौधे को जो पानी और जो खाद चाहिए वो चाहिए, ये सब चीज़ देना होगा। दूसरा बात कि आपने अगर कर लिया तो फिर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये देखना कि वो चीज़ का मार्केट क्या चीज़ है। तो अगर इन सब बातों का खास करके किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि वो सभी चीज़ जानकर, किसान के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके पास एक बास्केट है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। पहले हम एक नियंत्रित बहुत सारी कम चीज़ पर ही काम करते थे, आजकल मार्केट टेक्नोलॉजी काफ़ी फैल गया है, तो बहुत सारा चॉइस किसान के लिए और किसी भी व्यवसाय के लिए ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो हम बात कर रहे हैं, संरक्षित खेती, वो किसान के लिए काफ़ी लाभकारी है, कई आयाम है, और ज़रूरी ये हो जाता है कि पूरी जानकारी, पूरी ट्रेनिंग के साथ अगर वो शुरुआत करते हैं तो इसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान की आशंका बहुत कम हो जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो ग्राउंड वर्क है वो करना महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके बिना अगर हमारे किसान आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए ट्रेनिंग लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे ट्रेनिंग ले, कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, सरकार की तरफ से कैसे इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें कैसे ये एक तोड़ की तरह काम करता है, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती पर, और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसके बारे में विस्तार से मुझे जानकारी दे रहे हैं, और हमारे साथ सफल किसान भी हैं जिन्होंने संरक्षित खेती को अपनाया है और आज के दौर में वो काफी कामयाब भी हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर हसन, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था, और आप भी इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा विज्ञान है इसके पीछे, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किसान अगर इसे अपनाते हैं तो ट्रेनिंग सही तरीके से लें, और पूरा एक तरीके से जो कहते हैं ना होमवर्क करना, वो करके आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, सबसे पहले तो किसानों को के लिए ज़रूरी है कि संरक्षित खेती जो होती है इसका हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, एक विजिट होती है। तो आजकल पूरे देश में हर जगह पर किसान भाइयों को विजिट किया, क्योंकि जो बहुत दूर दराज किसान रहते हैं तो उनको ज़रूरी है चाहे कि वो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, कोई भी आप यूनिवर्सिटी में जाइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है पूरे इंडिया में, वहाँ जा करके किसान भाई उसको देखना चाहिए सबसे पहले। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। और आजकल किसान भाइयों को पूरे देश में तरह तरह के प्रोग्राम के अंदर विजिट कराया जाता है। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में दूर दराज के किसान सालों भर लगभग विजिट चलते रहती है। कभी 1 दिन का प्रशिक्षण होता है, 3 दिन प्रशिक्षण, तो ये एक काफ़ी विस्तृत कार्यक्रम चल रहा है। तो सबसे पहले किसान भाई उसे देखते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ हो सकता है, उनको लगता है कि हाँ ये ऐसा चीज़ है। कभी जाड़े में आए तो गर्मी की फसल मिल रही है, गर्मी में आए जाड़े, तो ये उनको पहले वो देख के लगता है कि हाँ इस तरह के संरचनाओं के अंदर में बहुत सारा चीज़ लिया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण आजकल हर जगह दिया जा रहा है, और किसानों का प्रशिक्षण के लिए बहुत सारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। खास करके कृषि विज्ञान केंद्र में
बहुत तरह के प्रशिक्षण किए जा रहे हैं आजकल। जी, जी। और हम लोग भी अपने अनुसंधान केंद्र पर सालों भर लगभग कोशिश करते हैं कि हम लोग किसानों को प्रशिक्षण देते रहें। ये 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, कभी कभी 1 दिन का शॉर्ट टर्म विजिट भी होता है, जिसमें किसानों भाइयों को हम लोग जितने भी इसके तरह तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो फसल के बारे में है, डिज़ाइन के बारे में हो, मार्केटिंग के बारे में हो, इसमें क्या क्या अगर कुछ बीमारी लगती है तो कैसे उसके बारे में बचें, उसके बाद तो इन सभी चीज़ों का बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी जाती है। तो जानकारी एवं प्रशिक्षण ये दोनों चीज किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। जी प्रवीण जी, एक हम अक्सर किसानों से बात करते हैं तो एक चीज और सामने आती है, कहते हैं कि अगर हमने इस तरह की संरचनाएं बना ली, ठीक है, अभी हमें अच्छा लग रहा है कि इस तरह की फसलों का बाजार है, ये नई चीज लगती है, लेकिन उनकी वो जगह जो है वो इस संरचना को 20-25 साल तक के लिए, जैसा कि हमें डॉक्टर हसन भी बता रहे थे कि इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जगह ब्लॉक हो जाती है। ये कुछ किसानों के मन में आशंकाएं भी रहती हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जब आप उस जगह पे लगातार खेती कर रहे हैं तो ब्लॉक होने से क्या मतलब हुआ, क्योंकि आपने जो संरचना तो बना दी, अब वो संरचना आपकी किसी न किसी काम में तो आ ही रही है। आप साल भर उस संरचना का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो खाली खेत भी होता तब भी आप उसको उपयोग कर रहे होते। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका जमीन ब्लॉक हो गई, क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिल रहा है और आपको उससे लाभ हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं लोगों को महसूस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताएं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि आज के समय में मौसम की मार बहुत बड़ी समस्या है और आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आप प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन की एक समस्या है उसको लेकर के भी, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, वहाँ भी इस तरह की कल्टीवेशन को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो चाहे वो बहुत ज़्यादा बारिश है, ओलावृष्टि है, तेज़ हवाएं हैं, इन सब से कैसे हमारी फसल सुरक्षित रहती है? और कहा यह भी जा रहा है कि भविष्य जो है, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और प्रकृति बिल्कुल कई बार ऐसे रूप दिखा देती है जो हमारे किसानों की समझ से भी परे होते हैं, तो भविष्य ऐसी ही खेती का है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जिस तरह से जलवायु परिवर्तन जिस तीव्र गति से हो रहा है, अगर हमने अपनी खेती के ढंग को भी उस तरह से नहीं बदला तो हम सब के लिए एक चुनौती आने वाली है आगे के समय में। और संरक्षित खेती कहीं ना कहीं उसमें कुछ रोल अदा कर सकती है। देखिए, प्रकृति से 100% लड़ पाना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसे तरीके जो समय समय पर ईजाद कर रहे हैं और जिनसे हम काफ़ी हद तक जो है उत्पादन भी ले पा रहे हैं। जैसे चाहे ओलावृष्टि की बात हो, ज़्यादा ठंड पड़ने की बात हो, तो उस कहीं ना कहीं हम फसलों को या तो उनको समय से पहले ले पा रहे हैं या समय से बाद में ले पा रहे हैं, जिनको हम बेमौसमी फसल कहते हैं। इसके साथ साथ हम फसलों का विविधीकरण भी, इवन इसके पॉली हाउस के अंदर भी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर भी फसलों के विविधीकरण पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अगेती मौसम में अगर आप नेट हाउस के अंदर विंग्ड बीन है, एक बहुत अच्छी, बहुत ही जिसमें तमाम सारे पोषक तत्व होते हैं, पंखदार फली कहते हैं उसको लिया जा सकता है। यार्ड लॉन्गवीन है, लॉन्ग यार्ड बीन जिसको कहते हैं, आप उसको आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह की फसलों का भी हम उसमें विविधीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे शिवन जी कह रहे थे बहुत सारी फसलें, तो पत्तेदार सब्जियां हैं, लेकिन पत्तेदार सब्जियों का एक जो मार्केट है वो सीमित है। तो उसमें जैसे जो हमारी सामान्य चौलाई और पालक है उनको तो आप आराम से बेच सकते हैं, लेकिन जैसे आप केल की बात करें, पाकचोई की बात करें, लेट्यूस की बात करें या थाइम की बात करें, रॉकेट की बात करें, तो ये एक अप सेगमेंट मार्केट है जो कि सामान्य आदमी नहीं खाता है। एक जो उच्च वर्ग का तबका है वही इस्तेमाल करता है। तो उसके लिए मार्केट बहुत सीमित है, और सीमित भी है और वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास ही है, तो इसलिए वो वर्ग अलग है, तो वहाँ की ज़रूरतें भी हम वहाँ से पूरी करते हैं। और तीसरी एक चीज़ होती है कि जब ये सब्जियां आप एक पर्टिकुलर मार्केट वर्ग को टारगेट करते हैं, तो जैसे आपने किसी होटल को टारगेट किया, तो वहाँ पे ये होटल वाला ये चाहता है कि वो सब्जियां हमें साल भर मिलती रहें। जी जी। तो जो लगातार आपूर्ति है वो आप संरक्षित माध्यम के द्वारा ही दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं इसमें। जो हमारी मुख्य फसलें हैं उनके लिए तो हम प्रजातियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का आगे प्लान है कि जो जैसे जिन विदेशी वर्ग की सब्जियों की हमने बात की, उन सब्जियों पर भी हम काम करें और हमारी ऐसी प्रजातियाँ ईजाद हों कि जो चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स हो, चाहे वर्टिकल फार्मिंग में हो या सॉइललेस में है, उन प्रजातियों को हम आगे ले पाएं और किसानों का उससे भला हो सके। जी बिल्कुल। इसी क्रम में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि वो हमारी दिल्ली पूसा पार्थेनोकार्पिक 6 जो है वो खीरे की किस्म है, किसान भाई उसको ले सकते हैं और वो कम दामों में आपको उतना ही उपज देती है।
इसके अलावा जो हमारा चेरी टमाटर है उसमें हमारी पूसा चेरी 1 और पूसा गोल्डन चेरी 2। पूसा गोल्डन चेरी 2 पीले रंग की है और बहुत ही मीठी, जिसका TSS 9 डिग्री ब्रिक्स है, वो फसल है, वो किस्म है। और जो पूसा चेरी 1 है वो लाल रंग की चेरी टमाटो है। इसके अलावा हमारी पूसा रक्षित एक संकर किस्म है बड़े टमाटर की, और जो कि दूसरी जो प्रजातियां हमारी हैं बाजार में प्राइवेट कंपनीज की, उनके बराबर ही लगभग उपज देती है। इसी क्रम में दूसरी हमारी जो एक किस्म है वो पूसा संरक्षित 1, पूसा प्रोटेक्टेड 1, ये टमाटर की किस्म है, इनको किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा जो विदेशी सब्जियों की बात है, हमारी भारत की पहली किस्म है पूसा पाकचोई 1। वो किस्म आपको 3000 रुपए किलो प्रति किलो के मूल्य पे उपलब्ध है, जबकि आप बाजार में जाएंगे तो आपको वही तरह की किस्म करीब 22,000 रुपए किलो में मिलती है। तो जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ से जो प्रजातियां हैं आप उन प्रजातियों का इस्तेमाल करें। वो प्रजातियां उतनी ही मतलब कारगर हैं जितनी कि किसी निजी बीज कंपनी की प्रजातियां कारगर जी हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का मकसद भी यही होता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे वैज्ञानिक कितनी मेहनत कर रहे हैं किसानों के लिए, और क्या कुछ किसानों के लिए उपलब्ध है, वहाँ तक वो पहुँचे, उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाए। इसीलिए इस तरह के हम कार्यक्रम भी रखते हैं अपने किसानों के लिए। अब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें लगता है कि बड़ा खर्चा होगा, कि मतलब तापमान भी आपको कंट्रोल करना है, मिट्टी की गुणवत्ता भी आपको उसी तरीके से बनानी जैसे आपकी फसल चाहिए, इस तरह की संरचनाएं भी हैं। तो क्या ये मतलब कमर्शियली वायबल हो पाता है कि जितना आप खर्चा कर रहे हैं उतना लाभ भी ले सकें? क्योंकि खुले खेत में तो आपने बीज बो दिए, मिट्टी जोत दी और कटाई कर ली, तुड़ाई कर ली, लेकिन इसमें काफी कुछ करना पड़ता है। जी शिवेंद्र जी, देखिए जरूर इसमें लागत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपका क्रॉप का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सीजनल क्रॉप ग्रो करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि अगर आप गोभी इसमें उगाते हैं और गोभी उसी मौसम में बाहर भी अगर उग रही है ओपन फील्ड में, तो बहुत मुश्किल हो पाएगा आपके लिए उससे compete कर पाना, क्योंकि आपकी लागत ऑपरेशन की भी ज़्यादा है और आपका जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसकी भी लागत ज़्यादा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑफ सीजनल प्रोड्यूस ग्रो करें। जैसे कि डॉक्टर हसन ने बताया कि इससे हम 12 महीने फसल उगा सकते हैं, और जैसे जाड़ों में गर्मी के और गर्मी में जाड़ों के क्रॉप उगा सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। लागत बिल्कुल मैं मानूंगा कि इसकी ज़्यादा है, जिसके लिए सरकार भी काफ़ी हद तक इसमें सहयोग करती है, सब्सिडी भी है इसमें, लेकिन आपको क्रॉप सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर हसन, जैसे कि अभी शिवेंद्र जी बता रहे हैं कि एक तो फसल का चुनाव सही तरीके से करें, और फ़ायदा तभी है जब अब हम बेमौसम जो बता रहे हैं कि जब बाज़ार में उस फसल की उपलब्धता कम है, तब अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो इन संरचनाओं की बात करें या फिर जो तकनीक इसमें इस्तेमाल होती है, उसमें सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग है? क्या कोई अनुदान है इसको लेकर, और तकनीकी ज्ञान या फिर कहे तकनीकी असिस्टेंस जो है वो किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए भी कोई प्रबंध है? जी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन की जो ये संस्थान है, इसकी जो ऑफिस है ये लगभग आजकल हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो किसान भाइयों को जिला उद्यानिक अधिकारी ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, अपने जिला उद्यानिक अधिकारी से संपर्क करें। हर डिस्ट्रिक्ट में जिला उद्यानिक अधिकारी होते हैं, और ये जिला उद्यानिक अधिकारी बताते हैं कि उस स्टेट में क्या क्या स्कीम्स है। अब इसमें जो संरक्षित संरचना की जो सब्सिडी है, इसमें 50% जो सब्सिडी होती है वो केंद्र के तरफ से होती है, बाकी राज्य के तरफ से होती है। तो ये राज्य वाली जो सब्सिडी है ये अलग अलग राज्यों में वेरी करती है। तो जो एक राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसान भाइयों को सबसे जिला उद्यानिक अधिकारी के पास जाना है, वो किसान की देखते हैं कि इनके पास कितनी ज़मीन है, इनके नाम से है, उनका आधार कार्ड है, उसके बारे में पता कर लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये स्कीम है और इतने लोग अभी आपके लाइन में हैं और उसके बाद आपका ये नंबर है, तब आपको वो बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। मुख्यतः किसान के बीच में जो स्ट्रक्चर संरचना है जो कि आजकल जिसमें सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है, उसे हम बोलते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, जिसमें कि क्या होता है कि इसमें कोई बाहरी ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है।
और इसमें जो ड्रिप सिंचाई पद्धति होती है ये भी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है। तो ये बहुत ही सरल संरचना है और किसानों के बीच में बहुत ही प्रचलित है। नेट हाउस है, शेड नेट है, इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं हैं जिसमें सब्सिडी अच्छी खासी है और किसान भाई इसको लगा कर करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। संरक्षित कृषि का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि इसको बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाई अगर चाहे वो कोई भी फसल ले रहे हों, जैसे वो धान ले रहे हों, गेहूं ले रहे हों, वो दलहनी तिलहनी फसल ले रहे हैं, वो लेते रहे हैं, उसमें अपने खेत के आसपास वो 500 वर्ग मीटर से लेकर करके 1 एकड़ तक का कोई एक मॉडल लगा सकते हैं। और शुरुआत हम लोग इसलिए कहते हैं कि किसान छोटे मॉडल से करे, 500-1000 वर्ग मीटर का। जब उनको लगता है कि हाँ इससे हमें फायदा हो रहा है, तब वो धीरे धीरे इसमें जाकर करके अपना बड़ा मॉडल लगा सकते हैं और इसको एक बड़े व्यवसाय के रूप में लगा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और डॉक्टर प्रवीण, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि आज के समय में उपभोक्ता भी बहुत जागरूक हो गया है और अब केमिकल फ्री फसलों की बात की जा रही है, जैविक खेती की बात की जा रही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब हम ये भी जानते हैं कि इस तरह की जो खेती होती है वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या संरक्षित खेती के साथ साथ जो हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे फल सब्जियों के उत्पादन की हम बात करें, तो क्या ये ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कंट्रोल तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बाहरी जो फैक्टर है उनका इस्तेमाल बहुत कम रहता है? देखिए, जब हम संरक्षित खेती में बात करते हैं तो हम वैसे भी, चाहे हम जैविक की बात ना करें, जैविक खेती की ना भी कर रहे हो, तब भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम रसायनों का उपयोग हो और जो हमारा समन्वित कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसके तहत हम कीट और रोगों का नियंत्रण करें। तो अधिकतर केसेस में हम ये करते हैं कि जैसे हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, तो हमें दवा नहीं छिड़कनी पड़े और बस दूसरे माध्यमों से हम रोग और कीड़े का नियंत्रण कर पाएं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आप जैविक अगर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी जो संरक्षित खेती है वो कारगर सिद्ध हो सकती है। और विशेषकर जो कम लागत वाली संरक्षित संरचनाएं हैं उनमें कभी आप चंडीगढ़ से लुधियाना की तरफ जाएं नवंबर दिसंबर के महीने में, तो आपको सड़क के दोनों तरफ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा। और वो संरक्षित खेती का एक सबसे किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मॉडल है कि जब आप वहाँ जाते हैं उस दौरान नवंबर दिसंबर के महीने में ठंड शुरू हो जाती है और उसके अंदर वहाँ जो अगेती सब्जियाँ लगाने की होड़ होती है, तो किसान अधिकतर दोनों तरफ, चाहे वो लौकी हो, कद्दू हो, खीरा है, खरबूजा है, ऐसी सब्जियां वो लो टनल्स में लगाते हैं और उनमें कम लागत में उनको बाजार में जो सामान्य किसान की फसल आती है उससे लगभग 1 महीने पहले उनकी फसल बाजार में पहुंच जाती है। और उस समय ओबियसली जब बाजार में ऑफ सीजन आ रही है तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा, तो वो उनको दोनों तरह से फ़ायदा करती है। एक तो वहाँ पे हमारी लागत भी कम हो जाती है और हमें खेत का जो फसल का मूल्य है वो भी ज़्यादा मिल जाता है जी। तो इस तरह के मैं तो कहूँगा कि जो हमारे किसान हैं जो दूर क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन्हें पहले जो हमारे कम लागत वाले संरक्षित संरचनाएं हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें चाहे हम मल्च का इस्तेमाल करें, हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, हम लो टनल्स का करें, हम वॉक इन टनल्स का करें, और जब हम परफेक्शन आ जाए तो हम उससे बड़े स्तर पर जाएं। जी बिल्कुल। तो ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि शुरुआत छोटी करिए, लेकिन पहले छोटी शुरुआत ही महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद तो धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं अगर आप लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हसन, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या इससे पौधों की जो प्रजातियाँ हैं उसके विविधीकरण में भी मदद मिलती है, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हालांकि आप बता रहे हैं कि अब तो हाइड्रोपोनिक्स की बात की जा रही है और भी कई तरह की विधियां हैं जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसमें किस तरह का लाभ है? देखिए, संरक्षित खेती जो सरल संरचनाएं होती है उसमें हम मिट्टी में ही ग्रो कर, किसान भाई जो हमारे ज़्यादातर जगह पर कर रहे हैं वो मिट्टी से ही शुरुआत करते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि संरक्षित खेती की जो संरचना है वो चारों तरफ से बंद होती है और इसके अंदर हम सालों भर नियंत्रित फसल लेते रहते हैं। तो क्या होता है कि आप फसल लेते रहे और इन फसलों को हम सालों भर काफ़ी पौष्टिक पोषक तत्व देते रहते हैं, जो हमारा चाहे जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, माइनर न्यूट्रिएंट्स सबको देते रहते हैं। चूंकि स्ट्रक्चर बंद रहती है, इसमें कोई बारिश का पानी नहीं आता है, इसलिए धीरे धीरे हमारे इन चीज़ों का जमाव होता जाता है और हमारी जो मिट्टी होती है वो एक समय के बाद
चाहे 4 साल हो, चाहे 5 साल के बाद हो, उसमें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फसल का विविधीकरण करना, जैसे डॉक्टर पीके सिंह ने कहा, फिर हमें समय समय पर लीचिंग भी करना पड़ता है कि जब फसल खत्म हो गया तो हम पानी की अधिक मात्रा को देके फ्लड करते हैं, ताकि इसमें जितने भी जो पोषक तत्व नीचे में जमा हो जाते हैं वो नीचे जा करके और अंदर चला जाए, जिससे कि हमारी जो मिट्टी होती है उसकी संरचना जो होती है, मतलब और जो पोषक तत्व और अंदर चले जी, मिट्टी की जो हमारी जितने भी जो स्ट्रक्चर्स है वो सब चीज अच्छे से बनी रहे। तो ये सब बातों का ध्यान रखने के लिए, इसलिए जो इसके नए आयाम है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, वो सब चीज को जरूरी नहीं है कि सभी किसान शुरुआत में ही करे। किसान शुरुआत में अगर अच्छे तरीके से सफल तौर पर वो मिट्टी में भी इसका काम करेगा, ड्रिप सिंचाई लगा करके और उसमें नियंत्रित मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट और पानी को देना, ये एक बहुत ही जरूरी चीज होती है ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा, कि कोई चीज ज्यादा ना पड़े, कितने में क्या किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने बहुत तरह की तकनीक बुलेटिन बनाई हुई है, बताते हैं किसान को कि किस चीज को आपको किस समय डालना है। यानी इसका पूरा लिटरेचर भी उपलब्ध कराया जाता है। इसका पूरा उपलब्ध है। और आजकल तो पूरे देश में तरह तरह के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी, चाहे वो तमिल हो चाहे आंध्रा हो, वहां पर भी उपलब्ध है। हर यूनिवर्सिटीज पर काम कर रही है। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो किसान भाई मिट्टी के अंदर भी बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। और फिर जैसा आपने बताया कि इसके जो नए आयाम वो भी आ गए हैं, तो एक सब कुछ उपलब्ध है। किसान भाई इसमें इस खेती में इस हर तरह की जैसे वो चाहे वो कर सकते हैं खेती। बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है, तो कई ऐसे हमारे देश के क्षेत्र हैं जहां पर पानी की काफ़ी समस्या है और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी नीचे जा रहा है। तो कैसे कम पानी में ज़्यादा फसल ली जा सकती है, इसके साथ साथ आप लागत भी कम करते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी निभाते हैं, ताकि क्योंकि आप प्रकृति के कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कहें उचित इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे इस पर भी छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे विचार विमर्श। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती की, यानी संरक्षित खेती अपनाएं, अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं और ज्यादा लाभ कमाएं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है तो कुछ और बातें हैं जो कि अभी हम चर्चा में शामिल करेंगे। डॉक्टर हसन, जैसे कि बहुत सारी नई तकनीकों के बारे में आपने बताया, लेकिन क्या और भी कुछ नए आयाम हैं जिन पर अभी काम किया जा रहा है, जिनके बारे में हम आने वाले समय में सुनेंगे कि हाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये भी है? जी, संरक्षित खेती में आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर हम लोग लास्ट 3-4 साल से काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं आधुनिक तकनीक, जैसे कि सेंसर है, ऑटोमेशन है, IoT है, इसका इस्तेमाल, इस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। क्या होता है ये, जैसे बताया आपने? और ये सब चीज़ आधुनिक तकनीक है जिसमें तरह तरह के ये सब यंत्र हैं जो कि हमें मदद करता है कि जितने भी हमारे जो इनपुट्स लगे हैं उसका हम कैसे मैनेजमेंट किया जाए। जैसे अगर हम सॉइल में खेती कर रहे हैं तो सॉइल में मिट्टी का pH है, मिट्टी का EC है, नाइट्रोजन कंटेंट है या कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है। उसी तरह से अगर हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं तो सभी न्यूट्रिएंट कितना कितना मात्रा में, तो आजकल सभी की सेंसर्स आ गई है और ये सेंसर्स आपको बताता है कि हाँ इस समय इसका ये वैल्यू है। तो किस फसल के लिए कौन से सेंसर्स का क्या वैल्यू रहेगा, एक तो ये सब सेंसर्स, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी आने वाले हैं या फिर नहीं, ये सब आ गए हैं कि मतलब आ गए हैं। आपने जो खेती की है उसका पूरा आपके फोन पर या फिर आपकी स्क्रीन पर खाका होगा कि कहाँ क्या कम है, कहाँ ज्यादा है, या फिर किस दिशा में हम चल रहे हैं। जी बिल्कुल। जो ये सब जो नई तकनीक है ये आपको सिर्फ इसलिए ये मदद करता है कि आप अपने आधुनिक यंत्र हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप है, चाहे वो आपके स्मार्टफोन है, इसके द्वारा आप अपने कंप्लीट, जैसे ग्रीन हाउस के अंदर में पंप को ऑन ऑफ करना है, ग्रीन हाउस के अंक में पंखा खोलना है, ये आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर पिछले साल
किसान मेला में दिखलाया यहाँ पर किसानों को कि किस तरह से छोटे छोटे जो किसान भाई सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐप बनाया, IoT ऐप बनाया जो कि इस तरह के चीज़ को हेल्प कर सकता है। तो ये सब बहुत सारी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, तो इसमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ गई है। और एक ब्रॉड रूप में जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इसका ज़माना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में चाहे वो IoT है, सेंसर है, ऐप है, अभी हम लोग की पूरी टीम, हम लोग काफ़ी हद तक इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत आपने कमाल की बात बताई और मेरे लिए भी ये नई जानकारी थी कि इस तरह के ऐप्स डेवलप किए जा रहे हैं या फिर सेंसर्स लगाए जा रहे हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि इस फसल में ये वाले न्यूट्रिएंट्स है, इसको डालने का समय हो गया है या फिर सिंचाई का समय हो गया है, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, पूरा खाका मतलब आपके पास रहेगा। बिल्कुल, तो ये भविष्य है या फिर कहें कि अभी वर्तमान में काफी कुछ इस पर काम हो चुका है और काफी तेजी से विकसित भी हो रहा है। डॉक्टर प्रवीण, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि इससे संसाधनों की किस तरीके से बचत होगी और जो वाटरलेस, सॉइललेस और अलग अलग तरह की हम बात कर रहे हैं खेती की, वो क्या है? देखिए अंजू जी, जहाँ जैसे डॉक्टर हसन ने बताया था सॉइललेस की कि उसको क्यों करना चाहिए, और जब हम लगातार मिट्टी में खाद देते हैं तो वो हमारी जो खाद है वो ऊपरी परत में इकट्ठी हो जाती है। जब आप मृदा रहित खेती की बात करते हैं तो मृदा रहित खेती दो तरह की होती है। एक तो हम ठोस माध्यम के साथ करते हैं, वहाँ मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी की जगह हम किसी दूसरे ठोस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोकोपीट हो, परलाइट, वर्मीकुलाइट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो साडस्ट हो, चाहे वो इसकी हमारी चावल की भूसी हो, अधजली हुई भूसी, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपकी खेती ज़मीन ऐसी है जिसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं, कोई रोग है उसकी ज़मीन में, सॉयल बॉर्न डिसीजेज हैं, आपको ककरीली पथरीली है, उसका पीएच ज़्यादा है, उसका पीएच कम है, मतलब किसी भी तरह से आप खेती नहीं कर पाते हैं, तो आप वहाँ की मिट्टी निकालिए, वहाँ पे एक खाई सी बना दीजिए और उसमें पॉलीथीन लगा दीजिए, या फिर बने बनाए भी इस तरह के आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस मिट्टी का मतलब उस जमीन का आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सॉइललेस खेती भी अब हो रही है। और दूसरा इसमें ये है कि जो लोग हमारे टेरेस फार्मिंग करते हैं, छतों पे खेती करते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बालकनीज में खेती करते हैं, तो इसका जो वजन होता है वो हमारी मिट्टी जो हम कंपोस्ट और मिट्टी मिलाते हैं उससे लगभग 4 गुना कम होता है, मतलब 1/4 होता है। तो इसलिए हमारी छत पे एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ता, तो वहाँ ये कर सकते हैं। तीसरा जो है कि आप इसमें जो हमारी गुणवत्ता है, अगर हम खुले खेत में लगाते हैं तो गुणवत्ता हमारी जो सॉइललेस जो में है, मृदा रहित खेती में, वो अच्छी आती है। और चौथा वो है जो हमारी जैसे लेट्यूस की फसल की हम बात करें, अगर बाहर 45 दिन में पैदा होती है वो बाजार में बेचने लायक, तो हमारी जो अंदर है वो करीब 32 दिन में, 33 दिन में, तो 10-12 दिन का हमें अगेती फसल भी उससे मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे अंजू जी, सॉरी इसमें कि आजकल ग्राफ्टिंग एक तकनीक है जिससे हम नर्सरी, जहाँ जैसे हमने बताया कि सॉइललेस की बात करते हैं, ऐसे हमारे पहले आपने सुना होगा कि ग्राफ्टेड आम मिलता है, ग्राफ्टेड अमरूद मिलता है, आजकल ग्राफ्टेड सब्जियों के पौधे भी मिलने लगे हैं। तो वो भी एक ऐसा आयाम है जिसको कि हम संरक्षित खेती में ले सकते हैं, और जो हमारा ग्रामीण युवा है वो इसे अपनाकर बढ़िया जो आय का साधन बना सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए सॉइललेस खेती, वाटरलेस, मैंने इसलिए कहा कि अब तो ऐसी खेती हो रही है जिसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, मतलब रिस कर पानी जाएगा पौधों तक, जितनी उसको जरूरत है। उस तरह का समय गया कि आपने मोटर चला दी और जो फ्लड इरिगेशन हम कहते हैं कि खेत में पानी भर रहा है, पानी भी आपको बचाना है, आपको पता है कि पानी की कितनी किल्लत हो रही है। शिवेंद्र जी, अब आपसे अंत में मैं समझना चाहूंगी, देखिए किसान जहां सबसे ज्यादा फंसता है वो मार्केट डायनेमिक्स, कि अगर वो आज ये खर्चा इतना कर रहा है तो उसे ब्रेक इवन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये मैं एक व्यवसाय की भाषा यहाँ पर बोल रही हूँ जो व्यवसायी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि आज की खेती को अगर हम इस तरह के कमर्शियल मॉडल्स पर करें तभी लाभ होना संभव है। तो इसमें कितना समय लगता है कि आपने पूरा स्ट्रक्चर लगाया और कितने समय में आप एक ब्रेक इवन पर पहुंचते हैं और फिर प्रॉफिट वाली स्थिति में पहुंचते हैं? जी देखिए, अगर लागत की हम बात करते हैं पहले, तो लागत बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि हम कितने साइज़ में उसको कर रहे हैं या कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर यानी 1/4 एकड़ में खेती करते हैं, संरक्षित खेती, तो 10 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक के खर्चे में ये की जा सकती है, और इसके बाद इस पे सरकार सब्सिडी भी देती है, तो मैं बिना सब्सिडी के लागत बता रहा हूँ। और अगर आप इसी में मिट्टी रहित खेती करते हैं तो 20 लाख से 22 लाख रुपए तक में आप इसको शुरू कर सकते हैं।
इसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं जैसे बिजनेस लैंग्वेज में, या कि आपका पैसा जो आपने लगाया ये 10 लाख रुपए कब आपके पास लौट के आ जाएगा, तो करीबन मतलब आप क्या शहर से कितना दूर हैं और क्या ग्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट 3 साल से 3.5 साल एक अच्छा टाइम होता है जिसमें ये पैसा आपका वापस आ जाता है। कुछ स्थितियों में हमने देखा है कि 2 साल में भी हुआ है, लेकिन एक एवरेज जो जनरल है वो 3 साल से 3.5 साल में आपकी लागत वापस लौट के आती है, और फिर उसके बाद आप उसको सालों तक अपने स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, यानी काफ़ी इसमें धैर्य की भी ज़रूरत है, और जो अभी लागत आई है उसका आगे चल करके आपको कितना लाभ होने वाला है उसका उदाहरण शिवेंद्र जी आपके सामने, जिन्होंने बताया कि 2017 में इसकी उन्होंने शुरुआत की थी और अब ये काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा मकसद भी ये है कि किसानों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दें, कृषि के जो नए आयाम है उसके बारे में अवगत करवाएं, ताकि वो भी पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ नया कर सके, कुछ इनोवेटिव कर सके, और जो नए दौर की कृषि है उसे अपना सके, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। शिवेंद्र जी ने भी अपने अनुभव साझा किए और प्रवीण जी ने भी काफ़ी सारी जानकारी दी हमारे किसानों को, और डॉक्टर हसन ने बताया कि कैसे नई तकनीक को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और इस पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुके हैं जो कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसमें और भी आसानी आने वाले समय में लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो आशा करते हैं कि आज जो तमाम जानकारी हमने अपने किसानों तक पहुंचाई है, आप जरूर उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, हमारे विचार विमर्श का जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसे अपनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आपके सुझाव, आपकी राय, आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहता है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता आप नोट कर लें, विचार विमर्श 08@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर आप अपने सुझाव, अपनी बातें, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम ऐसे विषयों को अपने कार्यक्रम में शामिल करें जिनके बारे में आप हमें बताएं, या फिर कुछ सुधार चाहते हैं तो उस पर भी हम विचार करेंगे, उसे भी बेहतर करने का प्रयास रहेगा। होगी मुलाकात विचार विमर्श के नए अंक में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।